बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली शाम फतह हो गया है और फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर दमिश्क में दाखिल हो गई हैं। जैसे वो दमिश्क में फोर्सेस दाखिल हुई हैं उसी वक्त पूरी जगह पर शाम की जो आर्मी है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने किसी तरह की लड़ाई करने से इनकार कर दिया है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर बशारुल असद का खात्मा हो चुका है। यानी शाम आज मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया है। लेकिन जो सबसे अजीबोगरीब बात है कि सबसे पहले खबर ये आई कि बशारुल असद का तैयारा उड़ गया है। जैसे ही वो तैयारा उड़ा और उसके बाद फिजा के अंदर वो गायब हो गया। अब पहले खबर ये आ रही थी कि उसको गिरा दिया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है, बशारुल असद की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं हो पाई। लेकिन एक चीज़ है कि बैक एंड के ऊपर रूस, ईरान और तुर्की के दरमियान एक खामोश डील हो चुकी है, जिस डील के तहत ये तमाम की तमाम यानी स्मूथ ट्रांजिशन की जाएंगी। ये जो फोर्सेस दाखिल हुई हैं दमिश्क में, वो जाकर ना तो उन्होंने गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं या बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लड़ाई नहीं की, क्योंकि एक मामला तय हो गया अर्दोगान के साथ कि इस तमाम चीज़ें इनको हैंड ओवर कर दी जाएंगी। अब जो सबसे बड़ा मामला हुआ है, देखिए बशारुल असद कोई दूध का धुला नहीं था, एक करप्ट इंसान था और उसने काफ़ी सारे लोगों को भी मारा, बहुत सारी तबाही की। इनका पूरा ख़ानदान 54 सालों से इक़्तिदार में था। आप इमेजिन कीजिए 24 साल से खुद इक़्तिदार में था और इसका भाई जब यानी मर गया तो उसके बाद इसको लाया गया और फिर 40 साल से यानी एज कम करके 34 साल पर की गई शाम की। सवाल यहाँ पर नहीं है, असल कहानी ये है कि इस वक्त इजराइल की फोर्सेस टैंक समेत यानी शाम के एक सूबे में दाखिल हो चुकी हैं। कुनीतरा सूबा है इनका, उसमें शाम की फोर्सेस पहले यानी टेक ओवर करती थी, अब वहां पर कोई मौजूद नहीं है। तो इजराइल की फौजें टैंक समेत इस वक्त दाखिल हो चुकी है। यानी आप इमेजिन कर लीजिए कि ये सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि जैसे ही उनको पता चला दमिश्क फतह हुआ है, इजराइल की फोर्सेस इस वक्त गोलान हाइट्स के ऊपर यानी एरियाज में आ गए और उनके हेलीकॉप्टर्स भी दाखिल हो गए, उनके टैंक्स भी दाखिल हो गए, आर्टिलरी शेल्स उन्होंने मारने शुरू कर दिए और मुकम्मल तौर पर पहला इलाका शाम का इजराइल के कब्जे में चला गया है। इनके कब्जे में जाए या ना जाए, इजराइल के कब्जे में पहला इलाका चला गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। देखिए मसला ये नहीं है कि अर्दोगान जीत गया है या फलाना हो गया, ये कोई दूध के धुले नहीं है। मसला सारा ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो इस वक्त तबाही होने जा रही है वो शाम आपके हाथ से गया और ये इजराइल के उसी प्लान का हिस्सा है। और आप तारीख में याद रखेंगे कि आज से तकरीबन 5-10 साल बाद जब पता ये चलेगा कि शाम आधा आपके हाथ से गया, इजराइल ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, लिबनान आपके हाथ से गया, गजा गया आपके हाथ से, वेस्ट बैंक आपके हाथ से गया, फिर उसके बाद उर्दन गया, ये सारी चीज़ें इजराइल ने टेक ओवर कर ली, तो तारीख हमेशा याद रखेगी कि उसमें नंबर 1 इजराइल का सपोर्ट करने का जो किरदार था, वो सारा उनका जो ग्रेटर प्लान था उसको कामयाब बनाने के लिए तैयब अर्दोगान आ गया। यानी ये बड़ी क्लियर बात होगी। अब आप ये सोचें कि अभी सिर्फ दमिश्क फतह किया है उन्होंने और वहाँ से उनकी फौजें इजराइल की दाखिल हो गई हैं, उन्होंने इलाका फतह कर लिया। अब जो शाम का इलाका आपके हाथ से गया है, अब बताइए क्या इजराइल इस वक्त इस इलाके को वापस करेगा? सारी जिंदगी वापस नहीं करेगा। तो इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा ये हुई है। देखिए इस वक्त लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, लोग खुश हैं। अब जाहिर सी बात है एक टाइम ऐसा था कि बशारुल असद के खिलाफ चंद जो नौजवान लड़के थे वो 2011 में खड़े हुए, तो बशारुल असद ने उनको मरवा दिया और मरवाने के बाद उनकी जो लाशें थी उनके बाप को दे दी और कहा भूल जाओ कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं। ये असल में 2011 में जो खाना जंगी शुरू हुई थी वो वहाँ से शुरू हुई थी। यानी इस सारी सूरत हाल में जब मिस्र में मामला हुआ, शाम में मामला हुआ और ये बढ़ते बढ़ते चला गया। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बशारुल असद ने बेशक बहुत सारे लोगों पर क्रैकडाउन करवाया, मरवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन इजराइल के हाथ में इलाके नहीं गए। अब बेशक उस शख्स के जाने के बाद वो कोई एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो मुकम्मल तौर पर आपका शाम आपके हाथ से जा रहा है। लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, अभी सिर्फ 2 घंटे नहीं हुए तो उस वक्त आप देख लें कि इजराइल ने पहला शाम का इलाका फतह कर लिया। अब सीन क्या चल रहा है, अब ज़रा समझिए। सीन ये चल रहा है कि इजराइल ये चाहता है कि रूस यहाँ से निकले और ईरान। इस वक्त अर्दोगान और इजराइल एक पेज पर हैं और अर्दोगान इस वक्त यानी तुर्की इस वक्त मामला तय कर रहा है रूस के साथ।
रूस को टाइम दिया जाएगा कुछ अरसे का कि वो अपनी फौजों को यहाँ से निकालेगा, वो स्मूथ ट्रांजिशन करेगा, अपने अड्डे ख़त्म करेगा। हो सकता है 1 महीना दिया जाए, हो सकता है कुछ दिए जाए। रूस अपनी तमाम फौजें, रडार सिस्टम, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से लेकर जाएगा। ईरान को कहा जाएगा कि आप यहाँ से चीज़ें लेकर जाए। हिजबुल्लाह के फाइटर्स को वापस भेजा जाएगा। यहाँ से जो हिजबुल्लाह की फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर उनको तबाह किया जाएगा, ये वापस भेजा जाएगा। अब ये जो जुलानी और ये सारे लोग आए हैं, ये याद रखिएगा ये हिजबुल्लाह के खिलाफ और ये दाइश के लोग थे। अब इन्होंने काम क्या करना है कि इन्होंने जहाँ से असला बन रहा है फैक्ट्रीज में, उन सब को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। तो ये सारे के सारे इस वक्त जो सड़कों पर आ गए हैं। असल कहानी ये हुई है कि अंदर से फौज पूरी बिक गई थी। शाम के अंदर जो फौज बिकी थी वो सारे का सारा मामला हुआ था। अब असल कहानी जो अगले लेवल पर जाने वाली है वो ये है कि इजराइल का ये बड़ा ग्रेटर प्लान था, बहुत बड़ा प्लान था कि उन्होंने पूरी चीज़ें सोच समझ कर की थी। आप देखिए कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि जब लिबनान के अंदर इजराइल की फौजें वहाँ पर लड़ रही थी तो उनसे लड़ाई कामयाब नहीं हो पाई। तो उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने किया ये है कि सबसे पहले हम शाम के अंदर इनकी सप्लाई लाइन रोकने के लिए उन्होंने तुर्की से मदद हासिल की। तुर्की ने अपने सारे का सारा काम किया। आप बताएं क्या जुलानी को डायरेक्टली यानी सारी चीज़ों में इजराइल कंट्रोल कर सकता है? जाहिर सी बात है। इनके लिए उन्होंने अपने मिडल मैन रखे होते और वो मिडल मैन का किरदार अदा किया है इस वक्त तुर्की ने। जो सबसे खतरनाक बात है, जो इस वक्त होने का खतरा है, जो सबसे ज़्यादा परेशान कुछ सूरत हाल ये है कि ये सारे का सारा पैटर्न जो है वो आप गौर करें तो पिछले काफ़ी अरसे से, यानी आप देखिए हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, वो अंदर के लोग जो थे, फौज जो थे, उनको खरीदा गया। अब एग्जैक्टली शाम के अंदर उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया बशार अल असद के खिलाफ। उन्होंने सीधा सीधा फौज खरीदी, अवाम को सड़कों पर लेकर आए और उसके बाद खेल खत्म। एग्जैक्टली यही काम ये ईरान के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने वहाँ पर एहतजाज करवाना है शुरू, और उसके बाद अंदर बहुत सारे लोग अब बिकने के लिए कितने तैयार होते हैं, क्या सूरत हाल होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि इस्माइल हानिया को हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे मार दिया गया, यानी वो बंदा कैसे जान दे सकता था, या हसन नसरुल्लाह कैसे जा सकते थे, या वो सारी क़यादत 1 बाय 1 कैसे जा रही थी। अंदर के लोगों की मदद के बगैर तो नहीं होता। तो इनका प्लान ये है कि जैसे जुलानी ये सारे अब आकर दमिश्क फतह किया है, हम लेकर आए सबसे पहले अवाम को ईरान में सड़कों पर, जो वहाँ पर सड़कों पर ईरान को लेकर आएंगे, सारा कुछ करेंगे। फिर उसके बाद हम ये सारी की सारी सूरत हाल को आगे लेकर आएंगे, अवाम को सड़कों पर लाएंगे, इसी तरह मामला करेंगे। और अंदर बैठे हुए हमारे जो बंदे ईरान में, चाहे वो फौज में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, वो आयतुल्लाह को फारिग करने की कोशिश करें। ये इनका एक ग्रेटर प्लान है और ये ज़हन में रखिएगा, ये ज़्यादा दूर अब नहीं, ये करने के लिए जा रहे हैं। फिर अगला सिनेरियो ये होगा कि ईरान को आइसोलेट करवाना चाहेंगे, यानी उसको मुकम्मल तौर पर, जो देखिए इस वक्त की हालत ये, पोजीशन वो कह रहा है कि हमने तो लड़ाई करनी नहीं है, वो तो इस हक में भी नहीं है कि रूस के साथ हो। शाम के अंदर आप ये देखें, वो हिजबुल्लाह के फाइटर, उसको लड़ने ही नहीं दिया गया, ना ईरान के फाइटर्स, किसी को नहीं लड़ने दिया गया। सारे का सारा मामला उलट गया है। सो अब इन्होंने अगला प्लान ये करना है, इराक के अंदर भी ये काम करेंगे, ये ईरान के अंदर भी ये काम करेंगे, और ईरान जो ड्रोन्स दे रहा है इस वक्त रूस को, वो ये काम करेंगे। अब याद रखिएगा, खाली ये यहाँ पर नहीं होने वाला, इन्होंने सबसे बढ़कर काम, ये रूस में भी ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का ऑर्डर डिस्टर्ब होने जा रहा है। सारी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 जहाँ जहाँ इनको लगे काम होता जाएगा। आप 1000 दफ़ा कह ले दमिश्क के अंदर फलाना कह ले, किसको रोकना है? अब इसराइल को कौन रोकेगा? उसके टैंक्स तो यहाँ पर आ गए, अब इसराइल को रोक सकते हैं? वो आज नहीं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप सोचो इसराइल ने क्या बात की है, उसने कहा है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं दमिश्क में जाकर भी हमला करूँगा, अगर मेरे मफादात को नुकसान पहुंचाया गया तो मेरी फौजें दमिश्क में भी दाखिल हो जाएंगी। आप अंदाजा करें, इस वक्त दुनिया में खबर ये चल रही है कि शाम फतह हो गया, शाम फतह हो गया। लोगों ने फोकस ही नहीं किया कि इजराइल की इस सारी सूरत हाल में पोजीशन क्या है। आप सोचो, उन्होंने अभी टाइम ही ज़ाया नहीं किया, वो दमिश्क में आ जाएंगे। ये जहन में रखिएगा, इस सारी सूरत हाल के अंदर शाम के 3 से 4 हिस्से अब जो हो चुके हैं, उसमें इसराइल का पूरा एक हिस्से पर नज़र है, और इसी तरह होगा बाकी जो हिस्से। अभी ये लोगों को लग रहा है ना कि जी वो चला गया, फलाना चला गया, वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन आप गौर करेंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम है कि जिन जिन इलाकों को इजराइल ने फतह करना होगा वहाँ पर वो खाना जंगी करवा देगा। सो उसके बाद ये सारे के सारे इलाके वो अपने हाथ में लेना शुरू कर देगा। बहरहाल ये खेल बहुत बड़ा है और तारीख हमेशा याद रखेगी कि जब गज़ा को ज़रूरत थी, याह्या सिनवार वो चीखता रहा बेचारा, वो कहता रहा कि आओ मदद करने के लिए, तुर्की नहीं गया,
लेकिन तारीख हमेशा याद रखेगी कि जब शाम के टुकड़े हो गए थे, या शाम मुस्तकबिल के अंदर लिबिया या बदतरीन सूरत हाल थी, बल्कि इसराइल के कब्जे में गया था, तो फैसिलिटेट किया था अर्दोगान ने। सो इस सारी सूरत हाल में जब गज़ा में वो नहीं गया, जब वो फ़लस्तीन में नहीं गया, लेकिन जब यहाँ पर मामला हुआ तो मुकम्मल तौर पर इसराइल का जो प्लान था वो कामयाब हो गया। बहरहाल आने वाले वक्त में एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी और ये पता चलेगी आज से साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको कि शाम के इतने टुकड़े ये करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे कि जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।